हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन से हूँ। तो आज का हमारा कक्षा 9 का टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण का अनुच्छेद लेखन। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद यानी होता है इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग। हम शॉर्ट में किसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसको लिखते हैं। अब पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे उद्देश्य क्या होते हैं कि पैराग्राफ जो होता है वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं उसी मुद्दे पे हमारी बात होनी चाहिए। अप्रासंगिक ऊट-पटांग की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मेन टॉपिक है उससे हटकर हमें बात करनी नहीं होती है। और इसका विपरीत होता है निबंध। निबंध में हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। 2-3 पेज का निबंध होता है। उसमें हमारी थोड़ी सी बातें हट कर के भी जा सकती हैं। उसके बारे में हम थोड़ा वर्णनात्मक रूप से लिखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परस्पर संबंध वाक्यों का समूह जिसमें किसी बड़े विषय पर एक उपविभाग स्वतंत्र रूप से समझाया गया हो, एक टॉपिक समझाया गया हो, किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को आपस में मिलाकर प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब यहाँ पे लेखन का मतलब क्या है? लेखन का मतलब है लिखना, यानी पैराग्राफ को लिखना। अब अनुच्छेद लेखन को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि अनुच्छेद किसी एक भाव व विचार या तथ्य को एक बार ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। टॉपिक से हट करके हमें बात नहीं करनी होती, अन्य विचार हमें नहीं लाने होते, हमारे टॉपिक से संबंधित बात को ही स्थान देना होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद के वाक्य समुद्र में उद्देश्य की एकता रहती है। यानी जो हमारा मेन पॉइंट है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एम है, जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में हमें लिखना होता है और किसी अप्रासंगिक यानी उल्टी सीधी बातों को हटा दिया जाता है, नहीं लिखना होता है। थर्ड है हमारा, अनुच्छेद से सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं। अब टॉपिक बना रहे हैं तो उसमें एक लाइन दूसरी लाइन से संबंधित होनी चाहिए। पता चला कि एक टॉपिक आप लिख रहे हो दिवाली का और उसमें होली आ गई, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें दिवाली के ऊपर ही पैराग्राफ लिखना है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों मनाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य है, उस दिन हम क्या करते हैं और उसके करने से हमें क्या क्या होता है, ये सब चीजें एक के बाद एक हमारे संबंधित होती हैं। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और संबंधित होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक बातों से संबंधित हमें अनुच्छेद में नहीं लिखना होता है, क्योंकि निबंध में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ी बातें इधर उधर हो जाती है, लेकिन अनुच्छेद ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें 10 से 15 लाइन लिखनी है, वो हमारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत में आसानी से व्यक्त हो जाए। उच्च कोटि यानी अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं उनका स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, मध्य में उनका क्या आना चाहिए और लास्ट उनका कैसे होना चाहिए। शुरू में उसके बारे में हम बताते हैं, फिर उसका समाज में उपयोग बताते हैं और लास्ट में उसके उत्थान के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस तरह का हमें स्टार्टिंग, मध्य और अंत देखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ज्यादा कठिन लैंग्वेज का यूज हमें नहीं करना होता है। सेवंथ है, चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट आ जाए। कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है उससे पहले हम थोड़ी देर उसको पढ़े, उसके बारे में सोचें, उसके बाद हम उसे लिखें। ऐसे नहीं कि टॉपिक आते हम लिखने गए फिर उसमें फालतू की बातें हमारी आ जाती है। नहीं, हमें क्या करना होता है, पहले हम चिंतन मनन करें, सोच विचार करें, 2-4 मिनट उसको दे, फिर हम लिखना स्टार्ट करें। 8 पॉइंट है हमारा, मूल भाव से संबंध विविध आयामों के बारे में सोचकर एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिससे विषय का विस्तार किया जा सके। वही टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो एक प्रारूप बना लेंगे, एक फॉर्मेट बना लेंगे, पहले मुझे क्या लिखना है, फिर उसके बारे में क्या लिखना है, लास्ट में मुझे क्या देना है, तो एक फॉर्मेट बन जाता है, तो लिखने में आसानी हो जाती है। 9 पॉइंट है, अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके लिखना और बोलना ये गलत चीज होती है। तो अनुच्छेद में पता चला दिवाली क्यों मनाते हैं, फिर राम जी की वजह से मनाते हैं, फिर वो वनवास गए थे, फिर राम जी की वजह से हम दीप का त्योहार मनाते, मतलब बार बार चीजों को रिपीट करना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में अप्रासंगिक और अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। फिर है, विषय को प्रस्तुत करने की शैली और पद्धति तय करनी चाहिए कि
किस तरह से हम अपनी चीज को रख रहे हैं, सामने प्रकट कर रहे हैं, उसकी लिखने की पद्धति और शैली, शैली यानी भाषा शैली हम जिसे बोल सकते हैं, वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। फिर है अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध और विषय के अनुकूल होनी चाहिए, टॉपिक वाइज होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके भाषा को सुंदर और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। बीच बीच में कोई नारा लिख देते हैं या फिर कोई मुहावरे, लोकोक्तियां लगा देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक से संबंधित इस तरह के पॉइंट्स लिखना बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारा जो अनुच्छेद लेखन है वो भी सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अब आप कुछ उदाहरण देखते हैं अनुच्छेद लेखन के। तो समाचार पत्रों का महत्व, हमें टॉपिक आया समाचार पत्र, न्यूज़पेपर का महत्व क्या हमारी जिंदगी में है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, हमें रूपरेखा बनानी चाहिए कि किस तरह से पत्रों का हमारे जीवन में महत्व है। तो समाचार पत्र शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का माध्यम है। ये शिक्षा और साक्षरता के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। भारत में समाचार पत्रों का प्रचलन अंग्रेजों के जमाने में ही आरंभ हो गया था। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में निकाला था। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करता है। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। समाचार पत्रों में हर व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता के अनुसार खबरें मिलती हैं। स्पोर्ट्स भी होता है, हमारा प्रशासनिक गवर्नमेंट भी होता है, हमारा डेली बेसिस वाली न्यूज़ भी होती है। ठीक है, चाहे नौकरी के लिए विज्ञापन हो, चाहे शादी विवाह का, और चाहे अपने उत्पाद बेचने का यानी एडवर्टाइजमेंट, समाचार पत्रों से सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके माध्यम से घर बैठे बैठे देश की खबरों को, आविष्कारों का पता लग सकता है। खेलों का शौक रखने वालों को खेलकूद की जानकारियां, राजनीति पसंद करने वालों को राजनीतिक गतिविधियां, शेयर बाजार, फिल्म उद्योग, बाजार भावों की जानकारियां, भविष्य फल, परीक्षा फल और न जाने कितने तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं। समाचार पत्र हमारे सामान्य ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि का विकास करते हैं, हमारे बुद्धि में तेजी लाते हैं, आत्मविश्वास से समाज में घटित हो रही घटनाओं पर परिचर्चा कर सकने में सक्षम होते हैं। समाचार पत्र समाज में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश करते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के काले कारनामों को उजागर करते हैं। समाचार पत्रों का निष्पक्ष होना अत्यावश्यक है। किसी नेता या पूंजीपति के हाथ का खिलौना न बने। कलम से वह शक्ति होती है, कलम में वह शक्ति होती है जो तलवार में भी नहीं होती। आजकल कई, अब ये हमें एक लोकोक्ति का उदाहरण दे दिया है, लोकोक्ति के माध्यम से उदाहरण दे दिया है। आजकल कई समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए झूठी खबरों, अश्लील चित्रों और विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार की घटिया मनोवृत्ति को त्याग देना चाहिए। समाचार पत्रों का कार्य लोगों का सही मायने में मार्गदर्शन करता है, तभी साहित्य समाज का दर्पण है, उचित सत्य सिद्ध होता है। ये भी हमारे लोकोक्ति लिख दी। तो इस तरह से हमने समाचार पत्र का महत्व अब इसको 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट में समाचार पत्र का समाज में क्या योगदान है, उसके बारे में हमारे जीवन में उसका क्या योगदान है और उससे होने वाली हानि और उसकी हानि से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उस हानि, बार बार ये हानि ना हो, समाज को ये हानि ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा लास्ट का सेशन है। तो इस तरह से हमने समाचार पत्र के महत्व पर अनुच्छेद देखा। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, विद्यार्थियों पर दूरदर्शन टीवी का प्रभाव। दूरदर्शन आधुनिक युग में मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो मानव को मनोरंजन देने के साथ साथ प्रेरणा और शिक्षा प्रदान करता है। पहले तो उसके बारे में लिखेंगे कि होता क्या है और वो क्या योगदान देता है। इसके माध्यम से हम घर बैठे लाखों मील दूर की घटनाओं को अपनी आंख से देख सकते हैं। दूरदर्शन के 2 पहलू है, पहला विकास और विनाश। जीवन में दूरदर्शन के अच्छे कार्यक्रम का अच्छा प्रभाव पड़ता है, हम उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, ये विकास है। दूसरी तरफ इसमें दिखाया गया हिंसा, हत्या, बलात्कार, अश्लील कार्यक्रम समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये विनाश का उदाहरण है। ठीक है, विद्यार्थी विद्यालय से घर पहुंचते ही माता पिता से अपनी दिनचर्या के विषय में बात करने की बजाय टीवी खोल लेते हैं।
दूरदर्शन विद्यार्थियों की जान बनता जा रहा है। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ज्ञानवर्धक हैं। छात्र दूरदर्शन में केवल मनोरंजन की सामग्री सामग्री ढूंढते हैं। वे चलचित्र, टीवी सीरियल, खेलकूद या अन्य मनोरंजक प्रतियोगिताओं में रुचि लेते हैं। इससे उनका शरीर निष्क्रिय हो रहा है, वे अस्वस्थ रहने लगे हैं। कारण है कि वे खेलकूद का समय टीवी देखने में बिता रहे हैं। छात्रों को मनोरंजन करना चाहिए, परंतु उसकी भी सीमा होनी चाहिए। टीवी अपने लुभावने और कार्यक्रमों से उस सीमा को तोड़ता है। छात्रों को चाहिए कि वो उसके लालच से बचे। पढ़ाई के समय टीवी ना देखे और टीवी उनके लिए सौभाग्य का दूत कहलाएगा। तो ये उसके बारे में दुरुपयोग और उपयोग दोनों बताए हैं, इसमें हानि और लाभ दोनों ही बता दिया गया है। तो इस तरह से ये है कि समाज के प्रभाव, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें हमारे अनुच्छेद में बताना होता है, प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2 उदाहरण देखे। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।